हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसको जानने से पहले कुछ जानते हैं बेसिक कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 3 तरह से फसल होती हैं। एक खरीफ फसल, एक रबी फसल और एक होती है जायद फसल। जो खरीफ फसल का टाइमिंग होता है वो होता है जून जुलाई में इसे लगाया जाता है, वहीं अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। उसके बाद आप देखते हो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और फिर जो बीच का टाइम बचता है आपका अप्रैल मई का, ठीक है, इसके बीच में वो होती है जायद फसल, यानी जहाँ पे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ, पानी वाली सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, फल लगाते हैं, तरबूज खरबूज, ये सारी चीज़ें। तो खरीफ फसल में क्या आता है आपका, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गया, है ना, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और आपका कॉटन यानी कपास हो गया। वहीं पे आप रबी फसल देखते हो तो वहाँ पे आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ों में वर्तमान में सरकार 22 फसलों पे एमएसपी देती है। अब एमएसपी क्या है, क्यों देती है, क्या इसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है या क्या किसानों पर पड़ता है, तो जानते हैं इसको। तो एमएसपी समझने से पहले एक सीधा सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए कोई किसान है, वो किसान इस साल मान लीजिए प्याज लगाता है, ठीक है। अब प्याज जब लगाया तो उसकी जो उत्पादन क्या हो गई, बम्पर हो गई, मतलब ज़्यादा उत्पादन हो गई। अब वो उसको मार्केट में ले गया बेचने के लिए, तो वो देख रहा है कि मंडी में सभी के पास प्याज क्या है, अच्छे लेवल पे है, ठीक है। तो प्याज अगर उसने अपनी जो लागत लगाई है, सपोज करिए 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये लागत लगा के उसने प्याज का उत्पादन किया, पर वो जब ले जा रहा है तो 5 रुपये पे, है ना, कोई 2 रुपये में भी बेच रहा है, क्योंकि सबके पास प्याज अवेलेबल है अच्छे उसमें, तो सब कम रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि सबके पास है तो सस्ती आएगी, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, जो किसान है उसको 20 रुपये की लागत में अगर वो 5 रुपये के ऊपर से बेच रहा है तो 15 रुपये का उसका नुकसान हुआ। यही जो 15 रुपये का नुकसान किसान को हो रहा है, वो नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी तय करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह एमएसपी कब दी जाती है, कोई भी सीजन स्टार्ट होने से पहले, फसल का जो टाइमिंग है वो प्रारंभ होने से पहले। जैसे अब खरीफ का टाइम आ रहा है तो अब सरकार एमएसपी फिक्स कर देगी खरीफ फसलों के लिए, ठीक है। वर्तमान में 14 फसलों के लिए खरीफ में दिया जाता है, वहीं पर रबी पे 8 फसलों के लिए, टोटल 22 फसल में दिया जाता है, फिक्स है अभी। तो अभी एमएसपी तैयार करेगी। अब इसका फायदा यह होगा कि सरकार जब एमएसपी तय करती है तो जो किसान है वो डायरेक्ट अपना जो भी अनाज है वो सरकार को दे देगा, मतलब उस फिक्स रेट पे। ये किस आधार पर तय होता है, सरकार एमएसपी पे यह वादा करती है कि मान लीजिए कि इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई या इस साल अच्छी बारिश हो गई, दोनों में हम एक बीच का ऐसा बैलेंस करके फिक्स रेट रखेंगे, ना तो किसान को नुकसान हो, है ना, अगर मुनाफा हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है। अब कई बार ये भी देखा जाता है कि एमएसपी का जो रेट होता है तो कई बार मंडी में उससे ज़्यादा रेट मिलते हैं, तो किसान इसके लिए स्वतंत्र है कि वो मंडी पे जाकर दे सकती है अगर उसको सरकार पे नहीं देना। हाँ, लेकिन अगर मंडी पे कम दाम मिल रहा है और सरकार अच्छे दाम पे दे रही है, फिक्स रेट की है अच्छा वाला, तो हम वहाँ पे किसान क्या करेगी, वहाँ पे दे देगी अपना अनाज और आ जाएगी, है ना, अपना किसी तरह का उसको नुकसान नहीं होगा। ये होता है एमएसपी का कारण। अब एमएसपी तैयार करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक तरह का बीमा होता है जो सेफ करता है किसानों को, न किसी तरह का नुकसान ना हो। तो एमएसपी तैयार करने के लिए एक काउंसिल होती है हमारी, कैबिनेट काउंसिल इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एमएसपी तैयार करती है। और इसको सलाह कौन देता है, इसको देता है सीएसीपी, यानी जो आपका कृषि लागत मूल्य आयोग है, इसकी सिफारिश पर ये काउंसिल अपना एमएसपी तैयार करती है। तो जैसे मैंने कहा, जो सीएसीपी है यह एमएसपी तैयार करती है और इसके साथ एक एफआरपी भी तैयार करती है जी। 22 फसल के लिए एमएसपी तैयार होती है, वहीं पे एक फसल जो है आपका एफआरपी तैयार करता है। तो 22 फसल के लिए आप देखते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक फसल जो आपका है शुगर केन, उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस आता है, जो कि आपका फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका गन्ना होता है ना, उसके लिए दिया जाता है एफआरपी, क्योंकि एफआरपी शुगर केन के लिए दिया जाता है, बाकी 22 फसल पे आपका एमएसपी दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो शुगर केन की मिल होती हैं, जो भी कारखाने हैं शक्कर बनाने के, तो वो सरकार के नहीं हैं, वो है निजी क्षेत्र वालों, मतलब जो भी निजी लोग हैं उनकी कंपनियां हैं। तो
इसमें सरकार इस पे एमएसपी इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि इसमें निजी लोगों को भी कहीं नुकसान ना हो जाए, है ना। तो इसलिए वो ऐसा फिक्स रेट रखती है ताकि किसान को भी ना नुकसान हो और ना तो मिल वालों को। तो ये एफआरपी तैयार करती है शुगर केन के लिए। बाकी जो भी 22 फसल के लिए होती है वो होता है एमएसपी। अब हम ये जानते हैं कि एमएसपी जो है वो साल में 2 बार दिया जाता है, जैसे कि खरीफ फसल और रबी फसल आती है तो उसके आधार पर ये एमएसपी तैयार होता है। तो अब ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सीएसीपी है क्या। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि 1965 में बना था और ये आपको पता है कि जो ये आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो अब इसमें आपने देखा कि 22+1 है ना, ऐसे में एमएसपी दी जाती है जिसमें 22 में एमएसपी और 1 पे एफआरपी दिया जाता है। तो ये एमएसपी तैयार करने के लिए क्या क्या मेन कारण होते हैं जो जिसके आधार पर एमएसपी रखा जाता है। ऐसा ही नहीं होता कि सुबह सरकार उठी और अगले दिन एमएसपी तैयार कर दी, जी नहीं। सरकार हर एक चीज़ को, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या लागत चल रहा है, उन सब का एनालिसिस करके ही एमएसपी तैयार करती है। तो कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जिसको देखकर करती है, तो हम देखते हैं। पहला होता है मांग एवं आपूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई क्या है वर्तमान में वो देखती है। दूसरा देखती है कि उत्पादन की लागत कितनी लग रही है वो निर्धारित करती है। साथ ही साथ जो अनाज है उसका इंडिया पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू चल रहा है, और उस उत्पाद पर जो भी हम सामान या जो अनाज लेंगे उस एमएसपी लगाने पर जो भी आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसको देख करके ही सरकार एमएसपी रखती है। अब एमएसपी निकालने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि उसने मार्च 2020 में उसने फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे होता है, 3 स्तरों पे है आपका ये फार्मूला, जिसको हम देखते हैं A2 + FL + C2। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए आप जान लो कि जो आपका A2 है, यानी जो भी एग्रीकल्चर जो कॉस्ट आ रही है इसमें, उसमें नकदी खर्च प्लस सम खर्च जोड़ा जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसान है, वो क्या क्या लगाएगा, खाद डालेगा उस अनाज पे, रसायन लगाएगा, जो भी श्रम लगेगा यानी मजदूर वगैरह जो लगाएगा उसको पैसे देगा, जो भी ईंधन लगेगा उसमें वो पैसे लाएंगे, साथ ही साथ जो सिंचाई की व्यवस्था कराएगा वो, तो इन सब की जो लागत आएगी उसको बोला जाता है एमएसपी में A2, ठीक है। वहीं पे दूसरा है जो होता है FL यानी फार्मर लेबर। अब कई परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती कि वो मजदूर रख सकें, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो भी घर के व्यक्ति होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, वही उसमें काम में लग जाते हैं ताकि हम क्या करें, उस श्रम को बचा पाएँ। लेकिन अगर वह व्यक्ति कहीं और मजदूरी करता तो उसको पैसा मिलता ना। तो सरकार वो चीज़ भी देख के यहाँ पे रखती है कि उस फार्मर लेबर का भी उस पैसा दिया जाए, है ना। तो उसको FL में रखती है। साथ ही साथ जो थर्ड होता है आपका C2, इसके आधार पर यह रखा जाता है कि मान लीजिए कई ऐसे किसान होते हैं, जैसे आपको पता होगा भारत में अधिकतर सीमांत किसान है जिसके पास मतलब ना के बराबर जमीन है ना। तो वैसे किसान क्या करते हैं, दूसरे की जमीन लेते हैं किराए पे, फिर उनका ब्याज भी देते हैं, है ना। तो उस किराया और उनका जो ब्याज है उसके आधार पर भी सरकार ये C2 का लेवल निकालती है और इन सब को क्या करती है, ऐड करती है, A2 + FL + C2, है ना। इसको ऐड करने के बाद जो जितनी वैल्यू आती है प्लस 50% उसमें ऐड करती है अपनी तरफ से, और वो जो आएगी वैल्यू वो होगी आपकी एमएसपी, ठीक है। A2 + FL + C2 ये तीनों को ऐड करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस वैल्यू में 50% ऐड कर दिया जाएगा और वही आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी आपकी एमएसपी, है ना। तो ये सरकार इसको तय करती है। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट हैं। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे, है ना। अब ये आप जान लो कि